नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस कार्यक्रम में मैं गीतांजलि कश्यप आप सभी का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा यदि शरीर है तो साहित्य उसकी आत्मा है और आज हम समाज की आत्मा पर परिचर्चा करने जा रहे हैं। परिचर्चा के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ उपस्थित हैं बहुत ही प्रसिद्ध पत्रकार और कवि पंकज दीक्षित जी। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ पंकज जी। नमस्कार पंकज जी, सबसे पहले हम बात करेंगे कि साहित्य और समाज बहुत ही प्रगाढ़ संबंध रहा है, लेकिन वर्तमान में देखने को मिल रहा है कि जो ये संबंध है कहीं ना कहीं धुंधला पड़ता जा रहा है। तो ये क्या कारण है कि ये धुंधला पड़ रहा है और ऐसे क्या उपाय किए जाएं कि जो इसकी प्रगाढ़ता पहले थी, जो उसकी महत्ता पहले थी, वो वापस आ जाए। देखिए गीतांजलि, आपने शुरुआत ये की कि साहित्य जो है वो समाज की आत्मा है, यहीं से शुरुआत की। तो मैं इसका उत्तर इस तरह से देना चाहूँगा कि आत्मा जब है तो उसको अलग नहीं किया जा सकता जी। और आपका कहना है कि धुंधला हो चला है ये जो रिश्ता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद हमारी अपनी दृष्टि का दोष है। हम बचपन में, आप याद कीजिए कि जब किसी फूल को देखते हैं, किसी अंकुरित होते हुए बीज को देखते हैं, वो दृष्टियाँ याद कीजिए। वो जब हम याद करते हैं तो लगता है कि बचपन की दृष्टियाँ कितनी साफ हुआ करती थी और अब वो धुंधली हो गई है। अंकुरण तो वही है, फूल तो वही है, आज भी एक बच्चा उसको उसी रूप में देखता है, लेकिन हमारी दृष्टियां बदल गई हैं। मुझे लगता है कि साहित्य और समाज का जो संबंध है जितना प्रगाढ़ पहले था वो आज भी है और कल भी रहेगा। इसे एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ये हमारी दृष्टि है कि हम धुंधली दृष्टि हमारी हो जाती है, इसलिए हमको लगता है कि शायद सब कुछ धुंधला हो गया है। तो मुझे लगता है कि प्रगाढ़ है, प्रगाढ़ रहेगा, तो कैसे दूर किया सकता है इसका तो फिर विकल्प संबंधी सवाल उठता ही नहीं है, क्योंकि ये संबंध तो बना रहेगा, ये चिर संबंध है जी। जैसा आपने कहा कि दृष्टि में हमारे दोष आ गया है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब बचपन में एक बच्चा फूल को जिस मासूमियत से देखता है, लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उसके पास इतने बोझ होते हैं। वैसे ही समाज पे पहले इतने बोझ नहीं थे, लेकिन अब जो बोझ आ गए हैं उसको हल्का करें ताकि वो दृष्टि वापस आ जाए। तो ऐसे क्या चीजें करनी चाहिए एक साहित्यकार के नाते आपको बतानी चाहिए, जो नए साहित्यकार उभर रहे हैं, कि वो जो रिश्ता है, क्योंकि आपने कहा कि दृष्टि में कमी है, तो वो कहते हैं दृष्टि जो दोष है उसके लिए भी हमें लेंस लगाने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे क्या लेंस लगाया जाए, क्या उपाय किया जाए? बहुत अच्छा आपने इस सवाल का प्रत्युत्तर जो था वो बहुत अच्छा था। देखिए, आप अच्छी बात कही आपने कि कुछ कमियां तो समय के साथ में हर चीज में आती है जी। फिर वो समाज हो, व्यक्ति हो, पत्रकारिता हो, देश हो, दुनिया हो, विचार हो, हर चीज में समय के साथ में बदलाव आता है जी। अब वो कितना सकारात्मक कितना नकारात्मक है, यही मनन का विषय होता है। तो जो आप कह रहे हैं कि कैसे आखिर इस दृष्टि दोष को कैसे दूर किया जाए, तो पढ़ना, सुनना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप जितना पढ़ेंगे, आप जितना सुनेंगे, और चूंकि अब तो आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, तो इतना कुछ हमारे आसपास फैला हुआ है, बस हमको ये सेलेक्ट करना है, हमको उसमें से तय करना है कि हमको चुनना क्या है, हमको सुनना क्या है, हमको पढ़ना क्या है जी। तो सुनना और पढ़ना ये सबसे महत्वपूर्ण है। जितना हम ज़्यादा सुनेंगे, जितना हम ज़्यादा पढ़ेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा बेहतर हम साहित्य कह पाएंगे और उतना ज़्यादा बेहतर हम समाज से सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे। तो ये शुरुआत हमको खुद को ही करनी होगी कि हम बेहतर पढ़ें, हमारे आसपास का हम माहौल ऐसा बनाएं कि वो पढ़ने और लिखने के लिए और सुनने के लिए प्रेरित हों बच्चे हमारे जी। और मुझे लगता है घर से ही शुरुआत करनी होगी, अपने ही बच्चों को हमको तैयार करना होगा भाषा के लिए, साहित्य के लिए, दृष्टि के लिए। मुझे लगता है यही एकमात्र विकल्प है कि आप खूब पढ़ें, खूब सुनें और उसके बाद में आप व्यक्त करें जी। जैसा आपने कहा खूब पढ़ें, खूब सुने, पढ़ना तो अब काफी कम हो गया है, सुनना ज्यादा रह गया है। तो और इतनी चीजें उपलब्ध हैं कि जो बच्चा है वो चयन नहीं कर पाता कि क्या चीज सही है, क्या चुने, क्या हम उसको ग्रहण करें और कैसे आगे बढ़े। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो साहित्य है, जो शुद्ध साहित्य है, उसका जो पब्लिसिटी का आजकल कहते हैं जमाना है, वो पब्लिसिटी कम हो रही है और जो फूहड़ चीजें हैं उनकी पब्लिसिटी ज्यादा हो रही है। तो साहित्य को क्या अपनी पब्लिसिटी में इजाद करना चाहिए? देखिए, साहित्य तो खुद अपनी कैंपेनिंग खुद ही रहा है जी। क्योंकि और जितने भी साहित्यकार आज वर्तमान में हैं और जितने भी हमारे वरिष्ठ साहित्यकार रहे थे जो अब नहीं हैं, आप सोचिए कि उन्होंने किस तरह से साहित्य पे काम किया जी। खूब काम किया और साहित्य को लोगों तक पहुंचाया।
देश की सीमाओं से बाहर पहुंचाया। आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के कवि और शायर वहाँ जाते हैं और वहाँ पर कार्यक्रम करते हैं, लोग उन्हें लुत्फ से सुनते हैं। सिर्फ वहाँ पर जो हिंदुस्तान के लोग हैं वही नहीं, बल्कि वहाँ के लोग भी सुनना पसंद करते हैं। तो साहित्य तो लोगों तक पहुँच रहा है, खूब पहुँच रहा है। बस यही है कि कैंपेनिंग की आपने जहाँ बात कही, तो अब जो नए बच्चे हैं, जो नए लोग हैं, हम लोग भी अब उस बात से अवेयर हो गए हैं। पहले का साहित्यकार ये सोचता था कि वो खुद आगे रहकर अपनी बात नहीं कहेगा या नहीं बताएगा या कहेगा कि मैं साहित्यकार हूं, मैं कवि हूं। लेकिन अब जमाना बदल गया है। हम आकर खुद कहते हैं कि हम कवि हैं, क्योंकि हमें इस बात का अभिमान है, हमें इस बात पर फक्र है कि हम कवि हैं, शायर हैं, साहित्यकार हैं। तो जमाना इतना बदला है और अब हम कैंपेनिंग की तरफ आ रहे हैं। सोशल मीडिया ने बहुत कुछ कर दिया है। आज हम कोई कविता लिखते हैं, कोई शेर लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, हम सोशल मीडिया पर डालते हैं तो वो तुरंत हजारों लोगों तक पहुंच जाती है। और यदि वो लोगों को कनेक्ट कर रही है तो उतनी ज्यादा वायरल होती है। तो अब करना आपको इतना ही है, जो प्लेटफॉर्म्स तो आपके पास में अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, उन प्लेटफॉर्म्स को आपको बस बेहतरी से उपयोग करना है और अच्छा साहित्य, लोगों से कनेक्ट करता हुआ साहित्य। और जो आपने बात कही कि स्तर में बदलाव आ रहा है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। स्तर तो बहुत बेहतर होता जा रहा है। और अगर आप नए जो बच्चे आ रहे हैं कॉलेज के, उन्हें आप सुनिए, उनकी भाषा में बहुत सुधार आ रहा है, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। ट्विस्ट ठीक है, एक समय था जब हम जयशंकर प्रसाद को पढ़ा करते थे, धर्मवीर भारती को पढ़ा करते थे, मैथिली गुप्त को पढ़ा करते थे, और रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ा करते थे। वो एक समय था भाषा का, उस वक्त तो भाषा ग्राह्य थी। आज आम चूंकि व्यक्ति है, उससे वो भाषा जिस संग से संस्कृति बदलती है वैसे भाषा में बदलाव होता है। तो भाषा भी अब सामान्य हो चली है, सहज हो चली है, लेकिन उसकी गहराई कम नहीं हुई है, उसमें गलत चीजें नहीं आई हैं। देखिए, हर युग में आती रही हैं, उस पर मत जाइए। हम तो बात करें कि जो बेहतर हो रहा है, बहुतायत में बेहतर हो रहा है, तो मुझे लगता है साहित्य तो बहुत बेहतर हो रहा है, अच्छी भाषा में लिखा जा रहा है और बहुत अच्छे भाव का समन्वय उसमें किया जा रहा है। जी, भाव का साहित्य से बहुत ही गहरा संबंध है। लेकिन फिर भी आजकल जो देखा जा रहा है, और पहले भी देखा जाता था, कि माता पिता का जो रुझान होता था कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अगर साहित्यकार बनना चाहता तो उसको एक मतलब कहते हैं एस्टेब्लिश्ड व्यक्ति माना ही नहीं जाता। आज भी ये समस्या है कि अगर माता पिता बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो वो ये चाहते हैं कि वो फाइनेंशियली पहले ज्यादा स्ट्रांग हो, ऐसी कोई पोस्ट पर जाए कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। अगर बच्चा ये जाहिर कर दे कि भाई मैं तो पत्रकार बनना चाहता हूँ या मैं साहित्य में जाना चाहता हूँ, मैं कहानियां लिखना चाहता हूँ। यदि कोई IITian है, जैसे हम बात करें चेतन भगत जी की, वो एक IITian है, IIM से वो पास आउट है। जब उन्होंने ये रुचि जाहिर की थी कि मैं साहित्यकार बनना चाहता हूँ, तो एक बहुत फैमिली उनकी शौक में थी कि इतना एजुकेटेड, इतना मतलब हाँ, आप ऐसी फील्ड में क्यों जाना चाहते हैं। मतलब आज भी ये सोच है कि मतलब एक तुच्छता मतलब उनके कंपैरिजन में देखी जाती है कि जो ज्यादा कमाते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे ऐसे माता पिताओं को जिनके बच्चों की रुचि इसमें है, तो वो आगे बढ़ाएं ताकि। देखिए, ये तो अच्छी बात आपने कही है, वाकई ऐसा तो होता रहा है। मुझे भी याद है कि जब मैंने बचपन में कुछ कविता लिखा करता था तो मैंने एक शेर लिखा कभी कुछ, तो मम्मी ने जब शेर पढ़ा तो उन्होंने मुझसे प्रश्न किया, क्या शायर बनोगे? तो उनके उस शायर बनने में एक डर था कि शायर बनके तुम करोगे क्या? और ये डर आज भी पेरेंट्स में है, और उसका मूल कारण ये है कि उन्हें लगता है कि समाज चूंकि अलग तरह से देखना चाहता है, समाज आपको स्ट्रगल करता हुआ देखना नहीं चाहता। समाज को एक चेहरा चाहिए जो सफल चेहरा हो, और सफलता का प्रतीक उनका वही डॉक्टर, इंजीनियर, IITians हो गया है। लेकिन अगर हम अपने आसपास देखें तो हमारे साहित्यकारों ने अपना जो मुकाम स्थापित किया है वो उन सबसे बड़ा है जी। तो डर तो आज भी है, लेकिन उस डर से पेरेंट्स निकल रहे हैं। जो समझदार पेरेंट्स हैं वो समझते हैं कि यदि उसके अंदर कविता है, पोएट्री है, गीतांजलि के अंदर अगर पोएट्री है तो वो पोएट्री ही उसे आगे ले जाएगी जी। और जीवन का उद्देश्य सिर्फ पैसा नहीं होता। सबके पास पैसा है, अब ये जो काल गया है कोरोना, आपने देखा ही है कि पैसा कहाँ दिखा पैसा। तो व्यक्ति अपना खुद का स्वयं का करे। और मेरा एक शेर, मैं यहाँ पर एक शेर अपना एक बनाना चाहूंगा, वो आपकी इस बात का जवाब भी होगा कि खुद से मिलूं तो ऐसे, आपका और हमारा होने का मतलब क्या है बताइए, इस मनुष्य होने का मतलब क्या है। जब साहित्यकार इस पर सोचता है, कवि शायर इस पर सोचता है, तब वो कवि शायर बनता है जी। तो कवि और साहित्यकार अपने समय से 100 साल आगे का होता है, तभी वो उस पर बात कर पाता है जी। तो मैं कहता हूं कि खुद से मिलूं तो ऐसे कि पहले कोई मिला ना हो,
खुद से मिलूं तो ऐसे कि पहले कोई मिला ना हो, जिंदगी जीऊं तो ऐसे कि मरूं तो हिला ना हो। क्या बात। कांटे बदन पे उगाएं लाख मुझे मंजूर, मगर रूह से खिलूं तो ऐसे कि पहले कोई खिला ना हो। बहुत खूब, बहुत खूब। तो जब ये विचार, ये प्रगाढ़ता हमारे अंदर होगी, जी, तो फिर मुझे लगता है कोई परिवार, कोई समाज रोक नहीं पाएगा एक साहित्यकार को साहित्यकार बनने से। मतलब एक जो डेडिकेशन है, कहते हैं कि आप जिस चीज को चाहते हैं, तो एक फिल्म में भी कहा गया है कि पूरी कायनात लग जाती है कि आप उस चीज में सक्सेसफुल होंगे, या आपकी निष्ठा है कि वो आप उसमें कितना अपना 100% दे रहे हैं। मुझे दुष्यंत याद आ रहे हैं, एक बार फिर माफी चाह रहा हूँ कि देखिए कवि और साहित्यकार के अंदर एक आग होती है, और यदि आग नहीं है तो कवि साहित्यकार नहीं। दुष्यंत यहाँ कहते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो ये आग अगर है तो फिर आप कवि बनेंगे, साहित्यकार बनेंगे, या वो व्यक्ति बनेंगे जो समाज का चेहरा होगा। जी जी जी। पंकज जी, मैं आपसे अब जानना चाहूंगी कि साहित्य की 3 विधाएं हम मुख्य रूप से मानते हैं, एक उपन्यास है, एक कहानी है, एक कविता है। तो वर्तमान समय में आपको क्या लगता है, क्योंकि आप पत्रकारिता से जुड़े हैं, आपका ऑब्जर्वेशन एक फील्ड में बहुत अच्छा है, तो इन तीनों में से किसकी प्रासंगिकता वर्तमान में बढ़ रही है? अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जब हम आपको मैं नॉवेल दूंगा या किसी बच्चे को हम नॉवेल देंगे, एक कहानी देंगे और पोएट्री देंगे कि तीनों पढ़ो आप, तो वो चूज करेगा कि पोएट्री पढ़ेगा, क्योंकि जो पोएट्री छोटी होती है, उसमें रस होता है, उसमें एक धुन होती है, एक लय होती है। सेकंड चॉइस उसकी कहानी होगी, और फिर तीसरी जब वो मैच्योर हो जाएगा तो फिर वो उपन्यास की तरफ जाएगा। वही समाज भी है। सबसे पहली अनिवार्यता तो आज भी, प्रासंगिकता आज भी, स्वीकारता आज भी कविता की है। कहानी इन दिनों ट्रेंड में है, ये बात सही है। आप यदि आप अपने आसपास सोशल मीडिया पर देखेंगे तो कहानी कहने वाले, स्टोरी उसको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो कविता के बाद में कहानी फिर से लौट रही है, और उपन्यास चुनिंदा लोग पढ़ते हैं जो कविता और कहानी को पढ़ चुके होते हैं या खूब पढ़ते हैं, और उन्हें लगता है कि अब कोई एक बड़ा कैनवास चाहिए पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, तब वो उपन्यास की तरफ जाते हैं। तो क्रम है कविता, कहानी और फिर उपन्यास, आज भी वही बरकरार है। समाज में मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य और संबंधों का बहुत एक प्रगाढ़ रिश्ता है। तो चूंकि आज की जो जनरेशन है वो जो पहले होते थे बहुत संगठित परिवार होते थे, उनसे दूर रहती है, तो उन्हें अब रिश्तों की महत्ता ज्यादा महसूस होती है। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका अब साहित्य के प्रति रुझान इसीलिए है क्योंकि साहित्य उनको संबंधों से जोड़ रहा है। तो ये संबंध और जो ये साहित्य का रिश्ता है वो मैं सोचती हूँ कि और प्रगाढ़ होगा। इस प्रगाढ़ता में एक चीज और मिलाने की आवश्यकता है शिक्षा पद्धति में। बिल्कुल। साहित्य यानी जो कहते हैं ग्रामर, आप ये सिखाते हैं कि अलंकार इतने प्रकार के हैं, रस इतने प्रकार के हैं, उनके एग्जाम्पल्स हैं। ये एक फौरी शिक्षा है, मैं समझती हूँ साहित्य को लेकर बच्चों के लिए। जब हम कहते हैं एज अ प्रोफेशन हम इसको अगर स्थापित करना चाहते हैं तो इसका जो सम्मिलन है वो पाठ्यक्रम में होना चाहिए कि कैसे लिखा जाए। तो इस पे आप विचार दें अपने। बहुत अच्छा आपने, मुझे लगता है आप जो प्रश्न कर रही हैं गीतांजलि, ये एक प्रश्न आप ही कर सकती हैं क्योंकि आप खुद साहित्यकार भी हैं बेसिकली। देखिए, साहित्य हमारे अंदर है लेकिन वो निकल नहीं पाता। और पाठ्यक्रम की जो आप बात कर रही हैं, पाठ्यक्रम में हम कविताएं पढ़ते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, हर चीज पढ़ते हैं, हम एकांकी पढ़ते हैं, नाटक पढ़ते हैं, पढ़ते तो हैं लेकिन लिखना सिखाया नहीं जाता, पढ़ना भी नहीं सिखाया जाता। सच कहें तो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ऐसा नहीं, प्रतियोगिता तो होती हैं जी। कविता प्रतियोगिता भी होती है, कहानी भी होती है, तो भाषण प्रतियोगिता भी होती है, लेकिन उस विधा में वही बच्चे पार्टिसिपेट कर पाते हैं जो खुद ग्राह्य करके कहीं आए हैं, खुद सीख कर आए। स्कूल में कहीं नहीं सिखाया जाता कविता ऐसे लिखी जाए, पढ़ना सिखाया जाता है, पढ़ लीजिए आप जी जी। उसका रिसाइटेशन भी नहीं सिखाया जाता कि किस तरह से पढ़ा जाए। ये बहुत अच्छा सवाल आप कर रही हैं। मुझे लगता है शायद इसके पहले किसी ने ये सवाल मुझे सुना नहीं, किसी ने किया हो, तो पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। और इस तरह से किया जाना चाहिए कि व्यक्ति को बताया जाए कि छंद क्या होते हैं, मीटर क्या होता है, कविता क्या होती है, शायरी क्या होती है, दोहे क्या होते हैं, गजल क्या होती है, और कहानी क्या होती है, नॉवेल, उसे लिखना भी सिखाया जाए, एक पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। मतलब मैं बहुत सहमत हूँ आपके इस सवाल से कि इसकी नितांत आवश्यकता है। और बहुत लंबे समय से इस बात को
नजरअंदाज किया गया, कैसे किया गया, क्यों किया गया, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। सिखाया जाना चाहिए। मैंने ये प्रश्न इसलिए उठाया क्योंकि जैसे आप जानते हैं मैं भी साहित्य से जुड़ी हूँ और मैंने जो एक लंबी यात्रा तय की 5 से 10 सालों की, वो सीखने के लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कैसे लिखा जाए, क्या मीटर होता है, तो मैंने बहुत सुन के बहुत पढ़ के चीजें सीखी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली पीढ़ी ये चीजें फेस ना करें, उसके लिए इजी हो कि वो इजीली, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो इतने रचनात्मक हैं जो शायद मुझे लगता है पहले के नहीं थे। बिल्कुल। और उन्हें एक दिशा देने की आवश्यकता है, उन्हें एक मीटर बताने की जरूरत है। नहीं है उनके पास, भाव है, उनके पास एक फ्रेम नहीं है, उनके पास भाव तो है, उनके पास ये नहीं पता है कि फ्रेम में कैसे बैठा जाए उन चीजों को, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आगे ये जानना चाहूंगी, जैसे कि आप पत्रकारिता से भी जुड़े हैं, साहित्य से भी जुड़े हैं, कहा जाता है कि जो साहित्यकार होता है बहुत ही मोम दिल का होता है और एक जो पत्रकार होता है, मतलब दोनों के तेवर बहुत अलग हैं, तो कैसे सामंजस्य बिठाते हैं? तेवर अलग हैं, लेकिन भाव तो मनुष्य का एक ही होता है जी। हाँ, लेकिन जैसा आपने मेरे बारे में आप क्या कर रही हैं कि मैं पत्रकारिता और कविता में कैसे, दोनों में कैसे समन्वय कर पाया, या पत्रकारिता से कविता कैसे कर पाया जी। तो भाव तो चूंकि बचपन में थे, देखिए मम्मी हमारी लिखा करती थी, कविताएं लिखती थी, अपना वो अपनी आत्मकथा लिख रही थी, वो कभी पूरी हो नहीं पाई, अलग बात है गृहस्थी के उसमें। तो मैं मूल रूप से मेरे अंदर कविता थी जी। मैं स्कूल में, कॉलेज में कविताएं किया करता था, डिबेट किया करता था। लेकिन जैसे जिम्मेदारी की बात आती है कि आपको कुछ करना है, तो समाज, जैसे आपने कहा ना, समाज तो वही चाहता है कि आपको कुछ ऐसा व्यक्ति बनना है जो अलग हो। तो मेरे मन में विचार आया कि भाई मैं लिखता था और पढ़ना लिखना मुझे पसंद था, तो पत्रकारिता मुझे ऐसा लगा कि यहाँ मैं अपने आप को व्यक्त कर, मेरा जो आक्रोश था जी। और दुनिया से अलग हटकर कुछ करना है, ये एक भाव था, इसलिए पत्रकारिता में मैं आया जी। और पत्रकारिता खूब की मैंने, आज भी कर रहा हूँ। लेकिन एक समय था जब मैं सिर्फ और सिर्फ पत्रकार था, मतलब मैं सिर्फ जर्नलिस्ट था, उसी तरह से सोचता था, उसी तरह से बैठता था, उसी तरह से देखता था, हर चीज़ वैसी हो गई थी। तो कविता से साहित्य, पत्रकारिता में इसलिए आ गया जी। अब अगर आप कहें कि पत्रकारिता से फिर से साहित्य पर कैसे आ गया, तो ये बात बिल्कुल सही है कि आज अगर मूल रूप से मैं हूँ तो कवि हूँ जी। कहीं मुझे ऐसा लगा कि पत्रकारिता में मैं अपने आप को व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ जी। मैं यहाँ पर, मुझे अपनी एक छोटी सी एक हिंदी गज़ल याद आ रही है, वो बताना चाहूँगा कि मैं अपने चेहरे के सिवा कुछ और भी हूँ। कई बार हम समाज के लिए जब आदर्श बनना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर एक टीस होती है कि हम अपने आप से दूर होते जा रहे हैं। तो वो दर्द मेरे अंदर रहा कि मैं अपने चेहरे के सिवा कुछ और भी हूँ, मुझे गौर से देखो कि मैं एक और भी हूँ। बदन में, रूह में, लफ्ज़ में, जुनून में मैं ढूंढता खुद को कहीं और भी हूँ। अगर मुझ में उतरो तो उबर भी सकते हो कि मैं गहराइयों में डूबा हुआ एक छोर भी हूँ। तो मेरे अंदर दर्द था कि मैं क्या हूँ। पत्रकारिता करते हुए कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने आप से दूर हो रहा हूँ, तो वो गवारा नहीं था। इसलिए फिर मैं साहित्य में, वो आक्रोश जो है वो साहित्य में व्यक्त होता गया और मंच पर पढ़ना शुरू किया। सबके आशीर्वाद से चीज़ें मिलती गई, तो इस ढंग से कविता भी शुरू हो गई जी। दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है पंकज दीक्षित जी और हम चर्चा कर रहे हैं साहित्यिक चर्चा में हम विशेष तौर पर कविता पर आना चाहेंगे कि जो कविता लेखन है उसके बारे में आप कुछ टिप्पणियां जरूर दें कि जो लोग दर्शक सुन रहे हैं एटलीस्ट वो कविता लेखन में जो एक मीटर है, जो उसका एक ग्रामर है, वो समझ पाए। बिल्कुल सही कहा, और मैं इसके लिए बहुत अपने आप को बेहतर मानता हूँ, उपयुक्त मानता हूँ जी। वो इसलिए नहीं कि मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, वो इसलिए कि मुझे आज भी लगता है कि मैं लिखना सीख रहा हूँ। मुझे हर दिन लगता है कि मैं इतना कमज़ोर क्यों लिखता हूँ। आज से 10 साल पहले भी यही लिखता था, आज भी ये सोचता हूँ कि आखिर मैं कब, जो मैं सोचता हूँ, जो मेरा अपना एक फ्रेम है, जो मेरा अपना एक आइडियल है, पंकज दीक्षित के लिए एक पंकज दीक्षित आइडियल है कि ये पंकज दीक्षित होगा, उसके लिए तो मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ आज भी। पता नहीं उस तक पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा, लेकिन तरीका जो मैंने अख्तियार किया हुआ है वही सबको करना चाहिए। कैसे कविता लिखना सीखी जाए, तो खूब पढ़ा जाए, खूब पढ़ा जाए, अपने अंदर की संवेदनशीलता, अपने अंदर की इंसानियत के साथ समझौता नहीं किया जाए। पत्रकार रहते हुए मुझे ये कहते हुए फ़ख्र है, ये गर्व है कि मैंने अपने आप से कभी समझौता नहीं किया। कई ऐसे मौके आए जब मुझे लगा कि शायद मैं बहक सकता हूँ, लेकिन कोई आशीर्वाद था जिसने मुझे बहकने नहीं दिया। मैं संवेदनशील बना रहा, मैं ईमानदार बना रहा, कोशिश की मैंने कि एक हद तक ईमानदार बना रहूँ, और इसी कारण फिर मुझे साहित्य में वो चीज़ दिखने लगी, पढ़ता रहा। मैंने खूब पढ़ा, धर्मवीर भारती को मैं आज भी पढ़ता हूँ, और गुलजार को मैं खूब पसंद करता हूँ, दुष्यंत को खूब पढ़ता हूँ, और
रामधारी सिंह दिनकर को खूब पढ़ता हूँ। तो पढ़कर, सुनकर ही आप अच्छी कविता लिख सकते हैं जी। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है जी जी। ऐसा इसी बात पे मुझे एक कुछ लाइनें याद आ रही। मनोज मुंतशिर जी ने जो कहा था कि पढ़ना यानी भरना है अपने आप को, और लिखना छलकना है। छलकना, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो जब तक आप पढ़ के खुद को भरेंगे नहीं तो आप छलक नहीं पाएंगे। तो ये छलकने के लिए भी आपको मतलब पहले आप इतना बड़ा घड़ा है उसको आपको पूरा भरना पड़ेगा ताकि छलक पाए। और जब जो छल की चीज होती है वो ज्यादा दिखाई देती है, वो ज्यादा मशहूर होती है। इसलिए सभी को, जो भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, सभी को मैं ये कहना चाहूंगी, जितना हो सके जो उपलब्ध है, जो अवेलेबल है, जो आप खरीद सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि साहित्यकारों के लिए या साहित्य सृजन के लिए, पठन के लिए जो माता पिता हैं वो आपको पैसे मुहैया नहीं कराते कि हम ये चीज अवेलेबल है या हम पढ़ लें। तो लाइब्रेरी जाएं या जैसे भी आपको जो भी चीजें उपलब्ध हो रही है उसे पढ़ें, लेकिन पढ़ें। पर गीतांजलि, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। देखिए, अब आवश्यकता ही नहीं आपको खरीदने की। हालांकि ये जो बुक सेलर है उनके लिए बड़ा ये कटाक्ष होगा या उनके लिए बड़ा आघात होगा, लेकिन आपके आसपास इतना कुछ सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, गूगल पर उपलब्ध है, फेसबुक पर उपलब्ध है, यूट्यूब पर उपलब्ध है कि यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आप वहां से शुरुआत कर सकते हैं। ये सच है कि एक समय बाद आपको लगेगा कि अब सब कुछ ये नहीं है, फिर आपको पढ़ने की तरफ आप प्रवृत्त होंगे, तब आप फिर किताबें खरीदेंगे। लेकिन शुरुआत तो आप कर सकते हैं। आप इसलिए रुक नहीं सकते कि आपके पास पैसा नहीं है, आप कुछ खरीद नहीं सकते। ये तो सवाल जो है बेमानी है। यदि आपके अंदर कविता है, शायरी है, साहित्य है, तो आप बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। बहुत बिखरा हुआ है आपके आसपास, आपकी फिंगर, आपकी उंगलियों पर है, मोबाइल पर है, आप जितना चाहे पढ़ सकते हैं, खूब पढ़ सकते हैं, अच्छा पढ़ सकते हैं। जी। जैसे कोई अगर लिखना चाहता है, शुरुआत करना चाहता है, तो एक ऐसी पुस्तक का आप नाम बताइए कि जो शुरुआत में आपने जिससे शुरू किया और जो बच्चों को शुरू करना चाहिए उस पुस्तक से। बच्चों की अगर हम बात करें तो फिर शुरुआत जो है वो बाल भारती से होना चाहिए जी। फिर शुरुआत जो बचपन में किताबें आया करती थी वहां से होना चाहिए। स्कूल सिलेबस में हुआ, वहां से शुरुआत करना चाहिए। लेकिन अगर मैं उसके बाद की बात करूं, क्योंकि बचपन में तो बच्चों को प्रोवोक करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है, तो आपको खुद ही को, पेरेंट्स को ही आगे रह के उन्हें प्रोवोक करना पड़ेगा, उन्हें उनकी कविताएं सुनानी पड़ेंगी, सिखानी पड़ेंगी। लेकिन उसके बाद की अगर हम बात करें तो साहित्य की हम बात करें तो खैर कोई भी साहित्य कम ज़्यादा नहीं होता। लेकिन मैं अगर अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो मैंने गुनाहों का देवता से शुरुआत की, मैंने ठंडा लोहा धर्मवीर भारती से शुरुआत की, मैंने रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रत्ती से शुरुआत की, और हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला से शुरुआत की। तो वहाँ से शुरुआत कीजिए, दुष्यंत को आप पढ़िए, आपको लगेगा कि आज भी दुष्यंत जो है प्रासंगिक हैं, और उस तरह से आप लिखना शुरू कर देंगे। पर आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, इतना डूबना पड़ेगा कि वो आपके अंदर छलकना शुरू हो जाए। जो आपने कहा, वो छलकना तभी होगा जब वो भर जाएगा पूरी तरह से। वो जरूर आपको करना हो। जी जी। मैं अभी ये जानना चाहूंगी कि एक आपकी भी फैमिली, कहते हैं नॉर्मल फैमिली से ही हैं हम लोग, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली जब आपने ये चीजें स्टार्ट की कि आप एक एज अ साहित्यकार स्थापित होना चाहते हैं, तो क्या फैमिली का कोई प्रेशर रहा आपके ऊपर? देखिए, चूंकि मेरा परिवार तो मूल रूप से साहित्यकार ही रहा जी, तो वैसा कोई प्रेशर नहीं था। और मतलब पापा और मम्मी हमारे, और हमारे बड़े भैया हैं, भैया हमारे खुद साहित्यकार हैं, तो कोई भी प्रेशर नहीं रहा, बल्कि मोटिवेशन ही रहा, प्रेरणा ही रही। हाँ, लेकिन समाज के आसपास एक छिपा हुआ जो हिडन प्रेशर है वो तो आपके ऊपर रहता है। आपका अपना परिवार है, आपके अपने बच्चे हैं, और निश्चित रूप से देखिए, एक व्यक्ति अगर काम में संघर्ष करता है तो सिर्फ वो व्यक्ति नहीं करता, वो उसका परिवार भी कर रहा होता है जी। तो वो दर्द तो खैर रहता है, लेकिन इसका कोई विकल्प भी नहीं है। आप मैंने एक बार लिखा था कि जब से काबिल बनने निकला हूं दुनिया के लिए, नाकाबिल हो गया हूं खुद के लिए। तो दुनिया के लिए काबिल बनते बनते ऐसा ना हो जाए कि हम नाकाबिल हो जाएं खुद के लिए। जी। और जो जिंदगी एक मिली है, मनुष्य जीवन है आपके पास में, चमत्कार है, जादू है जो आपके हाथ में आ गया है, इसको ऐसे तो नहीं खोया जा सकता। तो स्ट्रगल तो है, संघर्ष तो है, और पूरे परिवार को संघर्ष तो करना है। लेकिन एक खिड़की जरूर खुली हुई सामने दिख रही है कि ये संघर्ष जो है रंग लाएगा, और कहीं न कहीं जो हम चाहते हैं वो सार्थक होंगे एक मनुष्य के रूप में, ऐसा लगता है। मैंने भी, जैसे एक अंतर्द्वंद होता है हमारे अंदर भी होता है कि हमारे दोस्त हैं, सहपाठी हैं, वो बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, अच्छा पैकेज है, क्योंकि आजकल ये चीजें बहुत चल रही है कि एक पैकेज है आपके पास में और हमारे पास वो चीज नहीं है। तो एक अंतर मन का जो द्वंद होता है, उस पर भी मैंने कुछ लाइन्स लिखी थी, मैं सुनाना चाहूंगी। जी बिल्कुल। कि तू अपने आप के पैरों से जमीन पे निशान क्यों बना रहा है,
तू अपने आप के पैरों से जमीन पे निशान क्यों बना रहा है, न रास्ता न मंजिल क्यों कोई दिशा दिखा रहा है, न रास्ता न मंजिल क्यों कोई दिशा दिखा रहा है। और ये शहर है अमीरों का, ये शहर है अमीरों का, यहाँ गरीबों की कोई औकात नहीं। ये जगह है रोशनी की, यहाँ अंधेरों की कोई बिसात नहीं, क्योंकि एक साहित्यकार को अंधकार में डूबा हुआ ही माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये शहर है रोशनी का, यहाँ अंधेरों की कोई बिसात नहीं। क्यों तू अंधेरों को रोशनी से मिला रहा है, तू अपने आप के पैरों से जमीन पे निशान क्यों बना रहा है, तू अपने आप के पैरों से। थोड़ा सामंजस्य मुझे यहाँ लग रहा है हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला का, मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं जी। आपने जो कविता, कुछ सामंजस्य है कि मंदिरालय जाने को निकला घर से वो पीने वाला जी। किस पथ जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। तो आपकी कविता में कहीं ये प्रकाश मुझे दिखाई दे रहा है, ये रोशनी मुझे दिखाई दे रही है। ये कविता कभी ऐसा मौका मिलेगा तो मैं पूरी जरूर सुनाऊंगी आपको कार्यक्रम में। मैं अंत में आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक बहुत कठिन सा कार्य दे रही हूँ आपको कि यदि पत्रकारिता और कविता दोनों में से किसी एक का चुनाव करना पड़े तो क्यों करेंगे किसी एक का चुनाव, और वो क्या चीज होगी? चुनाव तो मैं कर चुका हूँ जी, कविता का चुनाव कर चुका हूँ मैं, और वो इसीलिए कि एक लंबे संघर्ष के बाद में मैंने जाना कि मैं मूल रूप से क्या हूँ, कि मैं अपने चेहरे के सिवा कुछ और भी हूँ। तो ये हर व्यक्ति की यात्रा होती है और यह हर व्यक्ति का द्वंद्व चलता है, लेकिन सौभाग्य से कोई व्यक्ति संघर्ष के बाद में इस रास्ते को चुन पाता है, तो मैंने वो चुन लिया है। और मैं मूल रूप से कवि हूँ, शायर हूँ, गीतकार हूँ, वही हूँ, पहले भी वही था, बीच में भी वही था और भविष्य में भी वही रहूंगा। तो मुझे याद भी इसी रूप में किया जाएगा शायद जी। तो पत्रकारिता तो चूंकि अब 25-26 साल मैंने पत्रकारिता की, 27 साल हो गए मुझे करते हुए, तो वो तो लोग जानते हैं मुझे पत्रकार के रूप में। वो तो एक मतलब इट्स कप ऑन, मेरे हाथ में कप है जो मैं कभी पी सकता हूँ और पी भी रहा हूँ। लेकिन अगर मैं अपने आप को व्यक्त कर पाता हूँ, मैं फक्र महसूस कर पाता हूँ, तो एक कवि और शायर के रूप में कर पाता हूँ जी। आपके बच्चों का इस पर क्या मतलब राय है इस पर कि आप जो पत्रकार हैं, क्या आप बच्चों को प्रेरित करते हैं कि वो भी साहित्यकार बने? निश्चित रूप से, क्योंकि अगर मैं हूं तो मुझे ये कहने का कोई हक नहीं कि वो नहीं बने जी। मैं चाहता हूं कि वो साहित्यकार बने। मेरी बेटी लिखती भी है जी, जी। और मेरी वाइफ जो है वो स्टोरी टेलर हैं, आर्टिस्ट हैं। अच्छा। तो मैं खुद चाहूंगा कि बच्चों के अंदर भी वो चीज़ आए। हाँ, लेकिन ये सच है कि जो शुरुआत मैंने की थी, मैं चाहूंगा कि और पुख्ता तरीके से और जल्दी शुरुआत वो करें, ताकि जल्दी उस स्थान पर पहुंचे जिसके लिए मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, जिस भाव पर, जिस आयाम पर पहुंचना चाह रहा हूँ, जिस सोपान पर मैं पहुंचना चाह रहा हूँ। कोई मंच की बात नहीं कर रहा, पैसे की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं जिस तरह से अपने आप को देखना चाह रहा हूँ, खुद को, वो उन्हें जल्दी प्राप्त हो जी। तो दर्शकों, मैं कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ साहित्य को लेकर कि अंधेरों में रोशनी, अंधेरों में रोशनी मुफलिसी में साथ देता है, अंधेरों में रोशनी मुफलिसी में साथ देता है। साहित्य ही तो है जो मन को हरदम उल्लास देता है, साहित्य ही तो है जो मन को हरदम उल्लास देता है। दर्शकों, आज कार्यक्रम में पंकज दीक्षित जी हमारे साथ उपस्थित है। पंकज जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आज कार्यक्रम में आए और अपने विचार आपने रखे।